आज हम हमारी इकाई चौथी जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इस इकाई के लेखक है शंकर दयाल शर्मा। लेखक का जन्म 19 अगस्त 1918 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 यानी कि दिल्ली में हुई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मध्य प्रदेश में हुई, फिर आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा MA LLB की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेखक ने PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात वह राजनीति में सक्रिय हुए। संसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं में अपने पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ इस प्रकार की है, जैसे देशमनी, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय और हमारे चिंतन की मूलधारा, यह उनके पुस्तकें हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्रों में लेखक ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वह अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आशा एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का मूल्यधार था और इस इकाई में समर्पण की भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, इन मूल्यों को दर्शाया गया है। यह है हमारे राष्ट्रपति जो 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक वे हमारे राष्ट्रपति रहे। जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है और उस 5 साल के में उनकी कुछ योग्यता भी होती है, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, वह किसी भी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त उसने नहीं की हो ऐसा भी होना चाहिए। और यह जो राष्ट्रपति का जो सम्मान है वह सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अब हम चलते हैं अपनी इकाई की तरफ। इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री यानी कि हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, इनके बारे में कहा गया है। तो यह जो लाल बहादुर शास्त्री है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद यानी कि रूस में हुई। वह हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो है जो 9 जून से लेकर 1964 और 19 फरवरी से लेकर 1966 यानी कि उन्होंने सिर्फ 18 या 19 महीने वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जो लाल बहादुर शास्त्री है वह हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 18 या 19 महीने के लिए वे बने थे और इन 18 महीने में उन्होंने देश के लिए बहुत सारा किया, जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा दिया, फिर अपने पांव पर खड़े होने का, यानी कि देश को अपने पांव पर खड़े होने का उन्होंने उन्हें अच्छी सबक दी। फिर है ताशकंद का समझौता, यह भी एक बहुत बड़ा समझौता है जिसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति अयूब खान और शास्त्री जी के बीच यह ताशकंद का समझौता हुआ था और इस ताशकंद के समझौते में यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और उनके बीच में जो भी झगड़े हैं वह उन झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करेंगे। यानी कि यह ताशकंद का जो समझौता था वह शांतिपूर्ण समझौता था जो 10 जनवरी 1966 में उन्होंने यह समझौता किया था। अब हम चलते अपनी इकाई की तरफ। शास्त्री जी के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कर्मयोगी यानी कि सदा कर्म करने वाला। यह जो विशेषण है वह उनके नाम के साथ बिल्कुल
उपयुक्त है, इसलिए वह कहते हैं कि यह उनका कर्मयोगी नाम बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन कर्म से ही भरा हुआ मालूम पड़ता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी का जीवन कर्म से भरा हुआ था और शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, फिर भी उन्होंने उनकी कर्मयोगी होने की जो बात है वह कभी छिपाई नहीं। वे लोगों में वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे, यानी कि वह कर्म में ही विश्वास रखते थे और अचानक कभी सब सफलता मिल जाती है तो वैसे लोगों में थे जो अपनी लकी हाथों की लकीरों को बजाए। यानी कि शास्त्री जी उन लोगों में से थे जो हाथों की लकीरों की बजाय चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा करते थे, इसलिए वे अपना जीवन का रास्ता खुद बनाते थे और आगे बढ़ते थे। शास्त्री जी कर्म ही ईश्वर, उनके लिए कर्म ही ईश्वर था और इस ईश्वर के प्रति यानी कि कर्म के प्रति बिना फल की अपेक्षा करना यही उनका संपूर्ण भाव था और उन्होंने यही आगे समर्पित किया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि फल की प्राप्ति के अवसर भी मिले और उसे उन्होंने कभी उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखा। उनका संपूर्ण जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा किए बिना उन्होंने यह सारा काम किया। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि उनको कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि निष्काम यानी कि उन्होंने फल की अपेक्षा किए बिना अपना सारा काम किया है, इसलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। यहाँ पर उनके जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, यानी कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। यह 3 बातें उनके संपूर्ण जीवन दर्शन में और संपूर्ण चरित्र में यह दिखाई देती है। वह अपने एक भाषण में कहते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाए, फिर वह क्षेत्र राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने दायित्व को यानी कि हमें अपने जिम्मेदारियों को संपूर्ण न्याय के साथ उसे निभाना चाहिए। यानी कि हमारे जो भी जिम्मेदारी है वो हमें अच्छे से निभानी है। अब कार्य और समर्पण और भक्ति और कर्म के बीच समन्वय होना चाहिए, यानी इन दोनों सबके बीच एक जैसा भाव होना चाहिए। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके महत्वपूर्ण चिंतन में माना जाता है। वह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश का विकास का रहस्य उसकी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही होना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति है वह समाज और देश के विकास का अगर उसे रहस्य जानना हो तो उसे भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित होना चाहिए। सिद्धांत यानी कि उसका निश्चित मत होना चाहिए और उसी के अंतर्गत वह यह सारा काम कर सकता है। अब आगे, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। केवल उनके कार्य और विचारों में ही यह प्रकट नहीं होता, बल्कि उनको देखने से ही उनके भावों का एहसास यहाँ पर हो जाता है। वे अपने व्यक्तित्व के विचारों का उनमें अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि यह जो उदाहरण दिए हैं जैसे श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण, यह उनके विचार तो थे ही और उन्हें देखकर भी यह लगता था कि यह सारे विचार उनके ही होंगे और उनके विचारों का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। वे सारे काम एक राष्ट्र यानी कि राष्ट्र लाभ की भावना से ही करते थे और लेखक कहते हैं कि मुझे उनकी यही बड़ी विशेषता जाने के वे देशवासी पर इतना अधिक विश्वास करते थे, वे चाहते भी थे। और जो पंडित नेहरू है वह राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। यानी कि पंडित जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को
प्रधानमंत्री के रूप में लिया जाता है। और यह जो प्रधानमंत्री का पद होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस पद को संभालने के लिए एक अच्छा इंसान होना चाहिए, इसलिए उन्हें यह सारे गुण लाल बहादुर शास्त्री में दिखाई देते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय देश को यह संभालने की यानी कि उनमें सारे गुण थे लाल बहादुर शास्त्री में और यह ताकत शास्त्री जी में थी और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प के द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की विशेषता यह थी कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि वह बहुत गरीब थे और उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार की तरह ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं तब भी वे एक सामान्य इंसान की तरह ही रहते थे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व के आकर्षण को पैदा करती थी और इसी दृष्टि से शास्त्री का जो व्यक्तित्व है वह बापू के करीब मिलता जुलता था, यानी कि उनके जो सारे गुण थे वह बापूजी के गुण के साथ वह मिलते जुलते थे। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जो भारतीय चिंतक थे जैसे कि भगवान दास और बापू का प्रभाव उनके जीवन पर रहा और जीवन भर वह उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। और शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह उक्ति बिल्कुल जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं, यानी कि यहाँ पर लेखक जो कहते हैं कि बाइबल में एक युक्ति यानी कि एक पंक्ति लिखी गई है, वह पंक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, विनम्र होते हैं, वही पृथ्वी के वारिस यानी कि वारसदार। आगे शास्त्री जी ने स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और 17 वर्ष के थे। गांधी जी के आह्वान पर यानी कि गांधी जी की चुनौती पर वे स्कूल छोड़ देते हैं। फिर आगे काशी विद्यापीठ में वे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। फिर आज़ादी और सामाजिक कार्यों में वे लग जाते हैं। 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल होते हैं। फिर उसमें वह जीवन भर उस मंडल के सदस्य रहते हैं। उसमें शामिल होने के बाद गांधी जी के जो विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में वे अपने आप को लगा लेते हैं। अछूतोद्धार यानी कि अछूतों का उद्धार, यानी कि जो अछूत होते उन लोगों का उद्धार करने के काम में वे लग जाते हैं। यहाँ से शास्त्री जी का नया अध्याय प्रारंभ होता है। 1930 में जब नमक कानून तोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ तब वे गांधी जी के साथ जुड़े रहे और इस आंदोलन के द्वारा उन्हें जेल में जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल की यात्रा भी शुरू होती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो आंदोलन होता है उस आंदोलन में भी उन्हें जेल जाना पड़ता है। 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल जाते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर देश के लिए कितनी ललक थी। ललक यानी कि तीव्र इच्छा, यानी कि देश के प्रति उनके मन में तीव्र इच्छा थी और इसी तीव्र इच्छा के कारण वे 12 वर्षों में 7 बार जेल जाते हैं। दूसरी जेल यात्रा उनकी 1932 यानी कि किसान आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया था तब करनी पड़ी। 1942 की जो जेल यात्रा थी वह उनकी 3 वर्ष की थी और वह सबसे लंबी उनकी जेल यात्रा थी। फिर शास्त्री जी गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लग गए। यहाँ से उनकी पदाधारी के रूप में जनसेवा की शुरुआत हुई। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। फिर 1938 तक वह इस पद पर बने रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए 1936 में जो किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी के फिर वे अध्यक्ष बने और इस अध्यक्ष के साथ उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत की। इसमें जमींदारी उन्मूलन पर विश्वास जोर दिया। उन्मूलन यानी कि जड़ से
नष्ट करने वाले जो जमींदारी की का जो आंदोलन हुआ था वहाँ पर उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। फिर 6 वर्षों के बाद वे इलाहाबाद के नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे और सफल और लेखक कहते हैं कि यह अनुभव भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित, यानी कि जो नगर पालिका जो जब वे जुड़ जाते हैं तब वे नागरिकों की जो भी समस्या थी उन समस्याओं से वे अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं और उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। साथ साथ इलाहाबाद जो नगर पालिका में जन सेवा का भी उनके पास अनुभव था। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी मोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ थे। यानी कि नगर पालिका में जुड़ जाते, नगर पालिका में जुड़ जाने की वजह से जो नागरिकों की जो भी समस्याएं थी उनके बारे में वे परिचित हो जाते हैं और देश की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी वे अच्छी तरह से कर पाते हैं और कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित यानी कि चुने जाते हैं और सही मायने में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत यहीं से शुरुआत होती है और उसका समापन यानी कि उसकी समाप्ति देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के बाद उनकी होती है। शास्त्री जी जो भारतीय राजनीति की शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी पकड़ थी और इसी पकड़ के कारण जो इंदिरा गांधी है वह उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती है। वो कहा करती थी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, यानी कि जो शास्त्री जी उनके सारे गुण, उनका जो अच्छापन था वह सारे गुण देखकर इंदिरा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती है और उन्हीं के मार्गदर्शन में वे अपना राजनीतिक जीवन शुरू करती है। आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में भिन्न भिन्न पदों पर पहुंचते हैं, फिर गृह मंत्री बनते हैं। पंडित नेहरू के अनुरोध के बाद वे केंद्र में आते हैं। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वे पहुंचते। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण उन्होंने दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण यानी दक्षता यानी कि निपुणता, यानी उनमें जो भी गुण थे वह उन्होंने इस कई पदों पर रहते हुए उन्होंने दिखाया और यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने अपने मंत्रालयों के कार्यक्रम में अपना दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक और सभी प्रकार के औपचारिकताओं से भरा हुआ था और कभी भी उन्होंने अपने पद का गौरव नहीं किया और कभी उन्होंने उसमें अपनी अभिमानता नहीं बताई। वह बड़ी सीधी उनकी सीधी सादी धारणा थी। वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक के रूप में वह अपना कार्य करते हैं, वह उन्हें इसी तरह मानते हैं और इसी भावना के कार्य करने के कारण उन्हें मंत्रालय में बहुत सारी लोकप्रियता मिली और साथ ही देश में भी। और शास्त्री जी जो है वह गरीबी में से ऊपर आए हुए थे और उन्हें गरीबी क्या होती है वह भी पता था। फिर उन्होंने अनेक पदों पर भी कार्य किया और उन्हीं पदों के कार्य को करते हुए उन्हें जो नागरिकों की समस्या थी उनके बारे में भी उन्हें अच्छी तरह पता था और इस तरह उन्हें लोकप्रियता मिलती गई और इन लोकप्रियता के कारण वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। फिर पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा। केवल 19 महीने वे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें कई सारी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की। शास्त्री जी के सामने अपना उनका जो उद्देश्य था वह बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन नहीं था, यानी कि कोई भी अस्पष्ट होने की स्थिति यानी कि कोई भी भटका उनमें
नहीं दिखाई दिया था। उन्होंने स्वच्छ रूप से यानी सत्यता से अपना जो कार्य था वह पूरा किया। शास्त्री जी देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए वे स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न थे। उन्होंने हमेशा आत्मसंयम के साथ काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरहीज यानी कि प्राधान्य यानी कर्तव्यों को उन्होंने ज़्यादा प्राधान्य दिया। इसलिए शास्त्री जी इतने लोकप्रिय भी हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह यानी कि दीक्षा समारोह यानी कि जो बड़े बड़े विद्यापीठ होते हैं उस विद्यापीठ में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस प्रमाण पत्र का समारोह 19 दिसंबर 1964 को यह समारंभ हुआ और उस समारंभ में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले आप देश के नागरिक हो। आपको इस संविधान के द्वारा प्रयुक्त यानी कि कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए उन कर्तव्यों को बोझ नहीं समझना चाहिए। यानी कि जो भी अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों का हमें पालन करना चाहिए, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों को बोझ नहीं समझना चाहिए। और उसे अगर हम समझेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा देश प्रजातांत्रिक यानी कि यहाँ हमारे देश में प्रजा के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस तरह यानी कि हमारा जो देश है लोकशाही है, इस लोकशाही में हमें निजी स्वतंत्रता दी जाती है और इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें एक व्यवस्थित समाज के लिए उसके हित के लिए हमें करना चाहिए और जो प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए यानी कि जो प्रतिबंध है उसकी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अधिकार कर्तव्य आत्मसंयम के बारे में यह महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। यानी उन्होंने इस समारोह में कहा कि हमारा जो देश है वह लोकशाही यानी कि प्रजातांत्रिक है, हमें कुछ स्वतंत्रता मिली है और उस स्वतंत्रता का उपयोग हमें अच्छे के लिए करना चाहिए, समाज के हित के लिए करना चाहिए और जो अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम जो हमें दिए गए हैं उसका भी हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए और यह हमें याद रखने की ज़रूरत है, ऐसा वह कहते हैं।